औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर आयशा नदीम और आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो कार्पल टनल सिंड्रोम है। इस वीडियो के अंदर हम कार्पल टनल सिंड्रोम की डेफिनेशन देखेंगे, इसके सिम्टम्स देखेंगे, हमें कैसे पता चलता है, सिम्टम्स यानी हमें कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को कार्पल टनल सिंड्रोम है। फिर हम इसके कॉजेज़ देखेंगे कि ये किस वजह से हो रही है, कि कौन सी चीज़ें एक्टिविटीज़ करने से सीटीएस हो जाता है, और फिर हम इसके डायग्नोसिस को देखेंगे कि हमें पता कैसे चलता है कि इस बंदे को सीटीएस ही है, और फिर इसकी प्रिवेंशन देखेंगे कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं, इसके रिस्क फैक्टर्स देखेंगे कि किन किन लोगों को कार्पल टनल सिंड्रोम होने के ज़्यादा चांसेस हैं, और फिर हम इसका ट्रीटमेंट यानी फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सीटीएस होता क्या है। जैसे कि नाम शो कर रहा है कार्पल्स, हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारी कार्पल बोन्स होती हैं, ठीक है, 8 बोन्स होती हैं जो कि एक टनल बना रही होती हैं, और इस टनल का जो रूफ है यानी वो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम का बनता है, ये एक लिगामेंट सा है, और उसके नीचे से फ्लेक्सर्स गुजर रहे होते हैं। आपको पता है कि हमारे सारे मसल्स यहाँ से गुजर रहे हैं और यहाँ पर फिंगर्स के पास जा रहे होते हैं जी, फ्लेक्सर्स जा रहे होते हैं, वो इस टनल के नीचे से गुजर के जा रहे होते हैं। और साथ ही उस टनल के नीचे से वो जो एक टनल है, एक रास्ता है, उसके अंदर से मीडियन नर्व भी गुजर रही होती है। वो नर्व हमारे दिमाग तक मैसेज पहुंचाती है। अगर वो नर्व दब जाए तो हमारे दिमाग को मैसेज जाएगा कि वहाँ पर पेन हो रही है या नमनेस हो रही है। कभी कभी तो वहाँ पर कोई सेंसेशन ही नहीं रहती, या फिर टिंगलिंग सेंसेशन आ जाती है, सुइयाँ सी चुभती हैं, अजीब सी सेंसेशन आती है, या चूंडियाँ टाइप ऐसा लगता है चल रही हैं। तो ये किस वजह से होता है? एक्चुअली स्वेलिंग की वजह से हो सकता है कि यहाँ पर स्वेलिंग हुई और उसने उस नर्व को कंप्रेस कर दिया। स्वेलिंग अब किस वजह से हो सकती है? आपने कोई ओवर यूज़ एक्टिविटी के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आपकी जो रिस्ट है वो बार बार एक्सटेंड होती है, बार बार आपको अपनी कलाई को ऊपर ऐसे उठाना पड़ता है, या तो आप आटा गूंद रहे हैं, या फिर बाइक राइडर्स जो लोग हैं, ठीक है, वैसे तो ये ख़वातीन के अंदर ज़्यादा कॉमन है, तो इस वजह से ये हो सकती है। और इससे फिर नमनेस वगैरह हम चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो कि लिंक्ड हैं, हमने रिस्क फैक्टर्स तो पढ़ना ही है, कौन सी कंडीशंस हैं? तो जिन लोगों को जैसे कि डायबिटीज़, जिन लोगों को शुगर है, जो लोग शुगर के मर्ज़ का शिकार हैं, उन लोगों को ये सीटीएस हो सकता है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम इज़ लिंक्ड विद डायबिटीज़, ओके। इसके अलावा थायराइड डिसफंक्शन, जिन लोगों को थायराइड हाइपोथायराइडिज्म है, थायराइड गले का जो गदूद होते हैं, उनका मसला है। फ्लूइड रिटेंशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, आपको पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स के अंदर मेजर चेंजेस आती हैं, तो उस वजह से फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है, और फ्लूइड रिटेंशन की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो प्रेगनेंसी के अंदर सीटीएस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। साथ साथ मीनोपॉज के अंदर भी हार्मोनल चेंजेस आती हैं, मीनोपॉज के अंदर भी फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, तो उसके अंदर भी ज़रा एहतियात करने की ज़रूरत है, या फिर वो लोग रिस्क फैक्टर्स पे होते हैं। फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उसके अंदर ये प्रॉब्लम होती है। और जो लोग रेपिटेटिव एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि जो जिनका काम कीबोर्ड यूज़ करना है, जो लोग बहुत ज़्यादा टाइप करते हैं, या ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ हाथ बहुत ज़्यादा उनको यूज़ करना है, तो ऐसे लोग रिस्क पर होते हैं, ठीक है। और वुमेन का मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो वीमेन है उन लोगों को मतलब ज़्यादा रिस्क होता है, 3 टाइम्स मोर रिस्क, और उनकी जो एज है वो 30 से 60, 30 से 60 साल की जो ख़वातीन हैं उनके अंदर सीटीएस के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके अंदर सीटीएस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो लोग अपनी डाइट के अंदर सॉल्ट इनटेक ज़्यादा रखते हैं उनके अंदर चांसेस ज़्यादा हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो लोग हर वक्त बैठे रहते हैं और कोई काम नहीं करते, ठीक है, उनके अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम के चांसेस ज़्यादा होंगे। जिनके अंदर बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, जो बॉडी मास इंडेक्स चेक कराया जाता है, ठीक है, आपकी हाइट और आप बॉडी वेट के साथ वो चेक करते हैं, और ओबेसिटी एक्चुअली जिनके अंदर आ जाती है, जो लोग ओबीज़ हैं उनके अंदर सीटीएस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और रेपिटेटिव इंजरीज़ की हम बात कर चुके हैं कि जो बार बार अपने हाथ को यूं मूव कर रहे हैं, तो उधर उनकी यहाँ पर स्वेलिंग हो सकती है, इधर इंजरी हो सकती है, रेटिनाकुलम में इंजरी हो सकती है, यहाँ दब
प्रेशर हो सकता है स्वेलिंग की वजह से, और फिर यहाँ पर दर्द होती है, ठीक है, और आपको बाजू मूव नहीं किया जाता, तो ये सब कुछ ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो सिम्टम्स के अंदर हमने देख लिया कि नमनेस होगी, ऐसा लगेगा कि ये चीज़ ही सो गई है, ठीक है, या फिर सुइयाँ चुभ रही हैं या दर्द हो रही है, तो काफ़ी इस टाइप की आपको होगी। और कभी कभी तो दर्द नीचे से ऐसे ना ऊपर की तरफ भी जाती है, ठीक है। और रात के वक्त रिस्ट पेन बहुत होती है जब आप सोए होते हैं, और ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है कि जब बंदा सो रहा हो और उसको ये चीज़ हो, तो ये चीज़ है। और क्यों ऐसा है, क्योंकि ब्लड प्रेशर रात के वक्त बॉडी का नॉर्मल हो जाता है, लेकिन इस एरिया पर चूँकि यहाँ पर इंट्रैप हो गई है चीज़, ठीक है, तो यहाँ का जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा, और वेजल्स में भी प्रेशर और ये सारा कुछ करके, इसलिए यहाँ पर जो दर्द होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। मसल्स वीक हो जाते हैं, आपके हाथ से आपको कुछ पकड़ने नहीं होता, आप कोई चीज़ नहीं होल्ड कर सकते, तो ये सारे इसमें सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डायग्नोसिस के लिए जो फिज़िकल थेरेपिस्ट है वो पूरा आपके हैंड को डायग्नोस मतलब देखता है, आपके शोल्डर पे देखता है कि उधर, या नेक के एग्जामिन करता है कि उधर कोई नर्व प्रेशर में तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा नर्व कंडक्शन स्टडीज़ होती हैं, ये अगर डॉक्टर से ये मतलब डायग्नोज नहीं हुआ, वैसे तो इस सिम्टम्स के ज़रिए डायग्नोज हो जाता है, तो नर्व कंडक्शन स्टडीज़ की जाती हैं कि जो नर्व है उसकी जो वेलोसिटी है वो ठीक है कि नहीं। अगर उसकी वेलोसिटी कम हुई होती है तो इससे पता चल जाता है, ये आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि ये आप टेस्ट करवा लें, ठीक है। इसके अलावा इसके जो टेस्ट हैं वो हम अगली वीडियो में देख लेते हैं कि इसके टेस्ट कौन से हैं। या थैंक यू।